Hey guys, hello and welcome back to Ax Coaching Galaxy. This side Ax Chaudhary welcomes all of you in Ax Coaching Galaxy संघर्ष सीरीज। आज है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम हमारे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे मुख्य बात ये है दोस्तों कि आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वह आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट साधन हो सकता है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, हम उसको शुरुआत करते हैं। क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा और उसी के साथ आपको इसका डायग्राम भी बनवा दूंगा। डायग्राम बनाने से लिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए और बी वेक्टर्स का कौन सा सम? वेक्टर्स, नॉर्मल सम नहीं, वेक्टर सम। हाँ, सबसे पहला काम होता है जॉइन टेल ऑफ वन वेक्टर विद द हेड ऑफ another वेक्टर। हाँ, हमें क्या करना है? हमें करना है एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से ज्वाइन करना है। ये हमारा वेक्टर का हेड, ये है टेल, ये है दूसरे वेक्टर की टेल और ये है उसका हेड। ये है हमारा बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर। हाँ, सेकंड स्टेप आता है हमारा ज्वाइन। नाउ ज्वाइन रिमेनिंग tail to the remaining tail to the remaining head। ये देखो, ये रिमेनिंग हेड है, ये रिमेनिंग टेल है, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमें क्या देंगे? This will give us the resultant of two vectors। तो ये हमें आर वेक्टर मिल जाएगा। हाँ, ये है इसका वेक्टर्स, मेरे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बेसिक सी थिंग्स। तो चलो इसको मैं आपको कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ इसको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है फाइंड रिलेशनशिप। हमें रिलेशनशिप निकालनी है किसके बीच में? बिटवीन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इन तीनों के बीच में हमें क्या निकालनी है? रिलेशन। अब ये वेक्टर्स कौन से हैं? तो चलो, ये है हमारा ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है हमारा सी वेक्टर। आप हटा देना। तो आप कहोगे ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। आपको पता भी है क्योंकि इसकी टेल इससे जुड़ रही है, ये दोनों हैं और ये इसका रिजल्टेंट आ रहा है। इसी को लिखने का तरीका कैसे? ये इसकी क्या है? टेल, ये है इसका हेड। तो हम क्या करेंगे? टेल टू हेड वाले को हम ले लेंगे पॉजिटिव ए वेक्टर, यहाँ पर भी है पॉजिटिव बी वेक्टर। ये क्या हुआ? ये तो सेम ही तो है, लेकिन यहाँ पर हमारा टेल टू हेड था और यहाँ पर हेड टू टेल है, तो यहाँ पर हम लेंगे नेगेटिव सी वेक्टर।
अगर हम नेगेटिव सी वेक्टर ले लेंगे, इसको हम लेते हैं 0 के बराबर, ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। हमने इसी चीज़ को ये तो है हमारा मतलब कॉमन सेंस वाला मेथड, ये है अल्टरनेट। ये अल्टरनेट वाला आपको बहुत याद रखना है, ये आपको आगे बहुत इम्पोर्टेंट पड़ेगा। हाँ, और ये आप सभी को पता है, इसमें इतना कुछ ज़्यादा और है नहीं। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो आर वेक्टर होता है उसको हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख लें, या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख लें, ये दोनों चीज़ें होती हैं हमारी बराबर। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे ट्रायंगल लॉ से, लेकिन फिर भी हमें ये करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में। हाँ, तो चलो सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारा कौन सा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है, ये देखो, ये कुछ ऐसा सा है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलीगन बन रहा है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर, ये है हमारा ई वेक्टर। अगर हम आपसे इसका रिजल्टेंट पूछें तो ये वाली जो लाइन है ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, इसको भी आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, वो आपको पता है मेथड 2। तो मैं आपको यहाँ पर मेथड 1 से लिखा देता हूँ, रिजल्ट दोनों से सेम आता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये इसका हमारा क्या आता है, रिजल्टेंट आ जाता है। हाँ, तो और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवा देता हूँ, जैसे कि हमारा अब ये हो गया हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंदर कुछ इतना हमें ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है, इसके अंदर हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, मीन्स क्वेश्चन ही है ये, एग्जाम्पल बोल सकते हो आप इसको। आपको करना है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आपको ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के अंदर आपको रिलेशन बतानी है। कौन से ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसको आप फर्स्ट वाले मेथड से आप इसको नहीं कर सकते, इसको आपको सेकंड मेथड से करना पड़ेगा। रिजल्ट आ जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये हमारा ये क्या है, टेल टू हेड, टेल टू हेड एंड टेल टू हेड, ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा। ऐसे ही आप, जैसे मैंने पॉलीगन लॉ आपको बताया था, उसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसका भी चलो मैं आपको एक एग्जांपल करवा ही देता हूँ। एग्जांपल कैसा है दोस्तों, यहाँ पर देखो, और नीचे से ले लेता हूँ मैं। ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर और ये है ई वेक्टर। तो आपको क्या करना है, आपको रिलेशन बतानी है। आप रिलेशन कैसे बताओगे? इसके अंदर आप रिलेशन बताओगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये इसके अंदर आपकी हो जाएगी रिलेशन। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। हाँ, तो ये इसके अंदर हमारी हो जाएगी रिलेशन। हाँ, ऐसे आप कैसे, कितने भी मतलब आपको कोई इससे भी बड़ा दे दे तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को, मेरे को लगता है कि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अभी तक का समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ की। हाँ, तो क्या है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ। हाँ, हमको क्या करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ के द्वारा हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेरिवेशन बताऊंगा। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि हमें डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको इसकी ज़रूरत है भी नहीं। वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो बस आपको समझाने के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम एक डेरिवेशन बनाई गई है। आप अगर उसको याद कर लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन आगे उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप उसके बिना काम ही नहीं चला सकते। आपको बेसिकली फॉर्मूला चाहिए जो आपको मिल जाएगा उसको डिराइव करने के बाद में, लेकिन फिर भी हमें उसकी डेरिवेशन को देखना है और याद भी करना है। आप इसको खुद से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। मान लीजिए ये है, ये तो एक, चलो मैं आपको एक, अरे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस में किसी को परेशानी नहीं हुई। तो ये है हमारा ए वेक्टर। हाँ, ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। ओके, ये इन दोनों का, ये यहाँ पर एंगल थीटा है और ये हमारा आ रहा है आर वेक्टर। हाँ, ये यहाँ पर जा रहा है, ये एंगल है अल्फ़ा और ये है बीटा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये इसको अगर हम मान लेते हैं ये है x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये थीटा है, ये b वेक्टर है, ये क्या आ जाएगा b कोस थीटा। ऐसे ही अगर हम इसको y मानते हैं तो ये आ जाएगा b साइन थीटा। आप में से बहुत से लोगों को इस चीज़ में डाउट आएगा ये कैसे आए, तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। यहाँ पर परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, ये वाली साइड है वाई, और ये हाइपोटेनिस बी वेक्टर है, मीन्स बी है, वाई अपॉन बी। हाँ, तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है बी साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम निकालें कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाता है एक्स अपॉन बी, और एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाती है बी कोस थीटा। ये निकल गई हमारी दो वैल्यूज़। अब हम निकाल लेते हैं हमारा आर वेक्टर की वैल्यू। क्या हम ये लिख सकते हैं, ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो आर का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये इस वाली साइड का स्क्वायर आपको लेना होगा। लेंगे तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। हाँ, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसके रिजल्टेंट की। अब ये आ गई, तो इसको आगे फर्दर अगर हम डिराइव करते हैं तो वो कैसे होगा, फर्दर डिराइव करने के लिए आपको पता होगा, अगर यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं इस टर्म में से और इस टर्म्स में से, तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स का एक लेक्चर हुआ था उसी के अंदर बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो, क्योंकि इस चैप्टर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका रिजल्टेंट आर स्क्वायर कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। हाँ, और
सबसे इम्पोर्टेंटली अब जो फाइनली हमारा आर वेक्टर आ जाता है वो आ जाता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आ गया हमारा इसका रिजल्टेंट। अगर ये रिजल्टेंट आ गया और अगर आपसे कोई ये वाला एंगल अल्फ़ा के बारे में बात करें तो आप उसको सीधा सा कह देना, आप टेन अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। क्यों? इसके परपेंडिकुलर और ये बेस पूरा है, ये इसका परपेंडिकुलर है, इसके द्वारा ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, थीटा के बराबर है। ये वाला और ये वाला इसके बराबर है, हाँ है कि नहीं है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाती है थीटा माइनस अल्फ़ा। हाँ, तो आपको मैं बता देता हूँ थीटा क्या चीज़ है। थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो हमारा आएगा उसको हम कहेंगे थीटा, मतलब इन दोनों का एंगल होगा थीटा। अल्फ़ा क्या चीज़ है, अल्फ़ा है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। हाँ, बीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब ये चीज़ आपको क्लियर है तो अब हम कुछ केस एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सी एंगल पर कैसी वैल्यू आएगी, कहाँ पर मैक्सिमम होगी, कहाँ पर मिनिमम होगी। हाँ, तो चलो इसके आगे हम सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। केस 1 के अंदर अगर हम ले लेते हैं इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा कौन सा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा जो रिजल्टेंट है वो होगा मैक्सिमम। ये होगा ए प्लस बी। हाँ, ये देखो ये कैसे है, ये है ए वेक्टर, इसी के साथ में ये आ गया बी वेक्टर। तो ये वाला चीज़ हमारी आ जाएगी क्या, आर वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। ऐसे ही हमारे आर मैक्स की वैल्यू आ जाती है ए प्लस बी। अब हम बात कर लेते हैं आर मिनिमम की, केस 2, जहाँ पर क्या है थीटा इज इक्वल्स टू पाई। हाँ, पाई अगर है तो यहाँ पर हमारा आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आर मिनिमम की वैल्यू आती है, आर मिनिमम इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी। ये हमने मोड क्यों लगाया, क्योंकि हमें अभी पता नहीं कि आपके क्वेश्चन में कैसी वैल्यू देगा, क्या वो ए बड़ा देगा क्या है या फिर वो बी बड़ा देगा। इसलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं मोड कि कोई सा बड़ा हो फाइनल वैल्यू वही आएगी। ये कैसे होता है, ये देखो आप गए इतनी दूर ए वेक्टर के अंदर गए और इतनी दूर आप आ गए यहाँ से बी वेक्टर के अंदर। तो फाइनली ये था आपका इनिशियल पॉइंट, ये है ए वेक्टर, यहाँ पर गए यहाँ पर वापस आ गए। तो फाइनली आपका रिजल्टेंट तो सिर्फ और सिर्फ आर वेक्टर इतना ही आया ना। तो ये होता है हमारा केस 2, जिसके अंदर के हमारा आर मिनिमम आ जाता है। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर नहीं है तो चलो और कुछ केसेस के भी हम एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। तो इससे पहले कि हम केस 3 केस 4 उनकी तरफ बढ़े, उससे पहले हम इन चीज़ों के एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखो ए वेक्टर का हमारा क्या मैग्नीट्यूड आया था ए। हाँ, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है बी। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है आर। आप सभी को ये भी पता होगा आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये चीज़ें आप सभी को पता होगी। इसी के बेसिस पर मैंने कुछ एनालिसिस आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत हैं। सबसे पहला मोड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इज इक्वल्स टू,
ये हमेशा रिजल्ट मतलब आर वेक्टर से हमेशा ये मतलब आर इससे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। आर मतलब इस ही ए प्लस बी, आर जो हमारा रिजल्टेंट है वो इसी के बीच लाई करने वाला है। हाँ, न आर की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी और न आर की वैल्यू इससे कम होगी। कम से कम वैल्यू इतनी हो सकती है जो कि होगी हमारी एंगल पाई पर, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो सकती है जो होगी थीटा पर। हाँ, और कुछ देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब मोड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये मतलब इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म में आर वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर ये निकाला था तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस चीज़ में और इस चीज़ में अंतर क्या है? इन दोनों चीज़ में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये इनके मैग्नीट्यूड का सम है और ये इसके किस चीज़ का सम है? ये इसका सम है, इनके वेक्टर सम है। ये वेक्टर सम है, ये नॉर्मल सम है। नॉर्मल सम और वेक्टर सम में आपको डिफरेंस अभी आपको पता चल गया होगा। तो चलो इसके ऊपर क्या हम एग्जाम्पल कर सकते हैं? चलो मैं आपको यहीं पर दे देता हूँ। आपको मैंने दिया ए वेक्टर की वैल्यू है 5 मीटर, बी में वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 10 मीटर। हाँ, तो मेरे को आप ये चीज़ बताइए कि अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें तो वो कौन सी इंटरवल के अंदर लाई करेगा, इसी के बेसिस पर है। हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड लाई करेगा ए माइनस बी लेस देन इज इक्वल्स टू आर वेक्टर लेस देन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये वाली चीज़ हमसे कब पूछते हैं? जब हमें एंगल नहीं दिया हुआ हो। एंगल दिया हो या होगा तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ लगाकर हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। हाँ, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हम ट्रायंगल लॉ के ही कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, तो ये देखो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 मीटर लेस देन इज इक्वल्स टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर में बहुत सा डिफरेंस है दोस्तों। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। हाँ, और जो हमारा आर वेक्टर आता है वो कैसा आता है? वो न्यूमेरिकल तो आता ही है, उसके साथ उसकी यूनिट आती है और उसकी डायरेक्शन भी आती है। अगर आपको सिर्फ यही दिया हुआ हो तो हम ये नहीं, ये मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है, मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट आ जाएगी। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसकी वैल्यू 18 मीटर होगी किसी भी एंगल पर, क्या हम इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू 18 मीटर आ सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो इंटरवल है वो 5 से 15 है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या इसकी वैल्यू आ सकती है 2, नहीं, वो भी हमारी नहीं आएगी। ऐसे ही हम एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है 10, क्या लिखें, न्यूटन। बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको 15 न्यूटन। हाँ, तो आपको बताना है देन फाइंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऑप्शन ए है 15 न्यूटन, ऑप्शन बी है 26 न्यूटन, ऑप्शन सी है 9 न्यूटन, ऑप्शन डी है नोटा। हाँ, नोटा का बटन आपके पास है, आप जब भी चाहो उसको दबा सकते हो, लेकिन उससे आपको पता है कि नोटा का बटन अगर हम इलेक्शन के अंदर दबाते हैं तब भी किसी को फ़ायदा नहीं होता। वो आपको अभी पता नहीं है तो वो आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन उसके से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर भी बहुत कम फ़ायदा होता है। हो सकता है किसी केसेज में आपका नोटा भी काम कर जाए, वो अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पर देखो
हमने क्या सीखा है कि इनका डिफरेंस कितना होगा 5 न्यूटन, लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू, इनका एडिशन कितना होगा 25 न्यूटन। हाँ, तो इस रेंज के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि यही जो वैल्यू है वो इसकी रेंज में आ रही है। तो यहीं पर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। केस 3 और बाकी केसेस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचनाएं। सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अगर आपका कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, अगर जैसे मैंने आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप वहाँ पर ये पूछ सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पूरा वीडियो देखा है आपने, उसके लिए थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।